राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की जारी होती सूचियों के बीच सियासी पारा उबाल पर है। वहीं कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से भी सियासत गर्मा गई है। एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी खूब हो रहे हैं। सियासी गलियारों के इन्हीं रहस्यों को आज मैं समझाऊंगा आपके अपने शो जनतंत्र में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राजनीति की वो बातें बताने जो आपको और कोई नहीं बताएगा। मैं आपके साथ सच बेधड़क पर बात करूंगा जनतंत्र की, और इसमें होगी जन जन के दिल की बात और धरातल की पड़ताल। आपके लिए, खुद के लिए, आपके अपने शो जनतंत्र में, ताकि जन भी सलामत रहे और तंत्र भी रहे चौकस। तो देखते हैं जनतंत्र में आज क्या है खास। चुनावी शोर और नारों के बीच राजस्थान में आई ईडी की गूंज पूरे राजस्थान में छाई हुई है। ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवासों पर छापेमारी की। साथ ही फ्लैट और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा मामले में ईडी निदेशालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी तलब किया, समन भेजा। सियासी कनेक्शन को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने राजस्थान की महिलाओं के लिए गारंटी की शुरुआत की और ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां छापा मारा। यही ईडी ने ऊपरी दबाव के चलते मेरे बेटे वैभव को पेश होने का भी समन जारी किया। बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं, किसानों और गरीबों को कांग्रेस की योजनाओं का लाभ मिले। सीएम गहलोत ने ईडी को लेकर प्रेस वार्ता में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने ट्वीट किया तो उसमें अनोखा तंज भी देखने को मिला। इसमें कहा कि बीजेपी का प्लान ए, बी, सी, डी सब फेल होने के बाद अब प्लान ई ही शेष रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में बीजेपी की हार सुनिश्चित हो वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने भेज देते हैं। राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी तो ईडी को भेज दिया गया। ईडी की छापेमारी हुई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सत्यमेव जयते। इससे पहले ईडी की टीम डोटासरा के सीकर आवास के साथ साथ जयपुर के सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास की भी तलाशी लेने जुटी। इस तरह से राज्य में 11 स्थानों पर छापेमारी हुई तो डोटासरा के अलावा दौसा और जयपुर में निर्दलीय विधायक हुड्डला के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। ईडी की टीम ने हुड्डला के आवास के अंदर बने कार्यालय में तलाशी ली। साथ ही महवा के मिस्त्री मार्केट में विधायक के होटल हुड्डला पार्क में भी तलाशी ली गई। इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे। पेपर लीक मामले की जांच के दौरान हुड्डला के भाई हरिरोम मीणा का नाम सामने आया था। जयपुर पुलिस ने करीब 1 साल पहले जांच में उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन वे जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने हुड्डला के सहयोगी सुभाष बालाहेड़ी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर पर भी तलाशी ली। इसको लेकर आरोप लगे कि छापेमारी राज्य के भाजपा के राज्यसभा सदस्य के इशारे पर की गई है। वैभव गहलोत ने ईडी का नोटिस मिलने के मामले में तल्ख तेवर दिखाए। वैभव ने कहा कि 12-13 साल पहले भी यही आरोप लगे थे, उनका उसी समय जवाब दे चुका हूं। अब 12-13 साल बाद भी उन्हीं बातों को लेकर नोटिस थमा दिया गया है। प्रदेश की जनता समझती है कि चुनाव से पहले यह मामला क्यों लाया गया। वैभव यही नहीं चुप रहे और कहा जनता इन सब चीजों को समझ रही है। क्यों चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही इतने साल पुराना मामला याद आया। हम डरने वाले नहीं हैं और भागने वाले नहीं हैं, हर सवाल का जवाब देंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार को मोदी सरकार की ओर से टारगेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा गया। वैभव ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब किया जा रहा है। इस पूरे मसले में कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी पूरे मसले पर अपनी बात रखी है। हम भागने वाले नहीं हैं, सब जवाब देंगे। बता दें कि यह मामला 12 साल पहले का है। दरअसल वैभव गहलोत की कंपनी पर हवाला से पैसा विदेश पहुंचाने के आरोप लगे थे। शैल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत भी की थी। सांसद मीणा ने वैभव गहलोत पर होटल फेयरमाउंट में मॉरिशस की सेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ रुपए के निवेश के आरोप लगाए थे। आजादी और आत्मगौरव के प्रतीक महाराणा के इलाके के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही जयपुर तक पहुंचता है।
हालांकि राज्य के कई दूसरे हिस्सों की ही तरह मेवाड़ भी महलों और महल जैसी सुविधाओं और कच्ची पक्की पगडंडियों में जी रहे गांवों के बीच बटा हुआ है। एक और महल या फिर शानदार हवेलियां हैं जिनमें से तमाम होटलों में तब्दील हो दुनिया भर के सैलानियों को सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, तो दूसरी ओर गांव हैं, ऐसे गांव जिनके विकास के दावे और विकास कराने वायदे के बीच मतदाताओं से वोट मांगे जाते हैं। वैसे इस बार 6 से महाराणा प्रताप के खानदान से जुड़े विश्वराज सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी समर्थकों को उम्मीद है कि उनकी पार्टी को इसका भी फायदा मिलेगा। उस उम्मीद से उनको सियासत के सफर में उतारा गया है। राज रजवाड़े तो अब है नहीं, लेकिन बीजेपी घरानों के जरिए जनता का वोट लेने की चाहत रखती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मेवाड़ में आदिवासी वोटरों का दिल जीतने की कोशिश में लग गए हैं। इस अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। महाराणा प्रताप का मेवाड़ आजादी के बाद 4 मुख्यमंत्री दे चुका है। अलग आदिवासी पार्टी बनाने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की परेशानी बढ़ गई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे भी जानिए राजनीति की अंदरूनी बातें, देखिए सिर्फ जनतंत्र में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस चुनाव में एक नया डेवलपमेंट महाराणा खानदान के विश्वराज सिंह के मैदान में उतरने से प्रचार तंत्र में जरूर दिख रहा है, लेकिन जिस नाथद्वारा सीट से विश्वराज सिंह बीजेपी से लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी विधायक हैं और इस बार भी मैदान में हैं। डॉक्टर जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इलाके में उनकी छवि भी काफी अच्छी है। विश्वराज के आलोचकों का दावा है कि वे राज परिवार में सिमट कर रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। हाँ, अपने वर्ग या कहा जाए क्षत्रिय समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। वैसे इनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि पहले उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीजेपी में शामिल होने की काफी चर्चा थी। खैर, ये तो इस अंचल की एक सीट भर है। अगर पूरे मेवाड़ वागड़ अंचल की बात की जाए तो इसमें कुल 28 सीटें आती हैं। फिर भी इस इलाके से पिछले चुनाव तक कांग्रेस या बीजेपी या कहा जाए राष्ट्रीय पार्टियां ही चुनाव जीतती रही हैं। ये जरूर है कि राष्ट्रीय दल ज्यादातर समय आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। इस बार भी मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को जोर शोर से प्रचारित किया गया। आदिवासियों के रिझाने के लिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी मानगढ़ धाम का दौरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर इस पूरे अंचल में सभी दलों का जोर आदिवासी वोटों को अपनी ओर करने में रहता है। राजस्थान के रण में आदिवासी वोटों की ताकत भी कम नहीं है। 2018 में गुजरात से आए एक राजनीतिक आदिवासी संगठन भारतीय ट्राइबल पार्टी क्षेत्र की लड़ाई में उतरा और 2 सीटें भी उसके खाते में आईं। हालांकि राजस्थान कांग्रेस की खींचतान के दौर में इन दोनों विधायकों में भी फूट पड़ी और फिर एक नए दल का गठन किया गया। आदिवासियों के इस संगठन को भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप नाम मिला। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के इलाके में वोट आदिवासियों के पास होते हैं, फिर भी सत्ता के गलियारों की कुंजी खोज ही लेते हैं राष्ट्रीय दल। इसलिए मेवाड़ राजस्थान का वो इलाका है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम होने के साथ राजनीतिक तौर पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 28 सीटों वाले इस इलाके के लिए दावा किया जाता है कि जयपुर में सत्ता का जयमाल उसी को मिलता है जिसने यहां ज्यादा सीटें जीती हों। हालांकि 2018 का चुनाव इसका अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि मेवाड़ में कांग्रेस से 1.5 गुना सीटें पाने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकी थी। इसी तरह से अगर पूरे मेवाड़ वागड़ अंचल की बात करें तो इसमें कुल 28 सीटें हैं। राजनीतिक तौर पर इस अंचल का गठन उदयपुर की 8, राजसमंद की 4, चित्तौड़गढ़ की 5, प्रतापगढ़ की 2, बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 सीटों से होता है। इसमें उदयपुर में 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2, बांसवाड़ा में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति और चित्तौड़गढ़ की 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिर भी इस इलाके से पिछले चुनाव तक कांग्रेस या बीजेपी या कहा जाए राष्ट्रीय पार्टियां ही चुनाव जीतती रही हैं। 2023 में तो बाप ने इलाके की सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे राष्ट्रीय दलों में फिलहाल एक बेचैनी है।
राज्यपाल बनकर राज्य की सक्रिय राजनीति से फिलहाल अलग हुए गुलाब चंद कटारिया ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को नक्सली संगठन घोषित किया था। साथ ही उन पर विभाजनकारी होने के आरोप भी लगाए थे। बहरहाल आदिवासियों का अपना संगठन होने के कारण इसका ठीक ठाक असर इस चुनाव में पड़ने की उम्मीद हर ओर जताई जा रही है। गुलाब चंद कटारिया को इस इलाके में बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता रहा है। उनके जाने के बाद बीजेपी में ये खालीपन भी दिखता है, लेकिन बीजेपी ने अब तक तकरीबन सभी राज्यों में दिखाया है कि उसे स्थानीय स्तर पर किसी बड़े नेता से ज्यादा मोदी के चमत्कारी लोकप्रियता पर ज्यादा भरोसा है। वही प्रयोग यहां भी चलेगा। इस अंचल में बीजेपी पार्टी टिकट पर नाथद्वारा से मैदान में उतरने वाले महाराणा खानदान के वंशज को भी अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो नाथद्वारा से ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पार्टी उम्मीदवार हैं। आइए अब बात करते हैं राजस्थान के चुनावी रण की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राजस्थान का चुनावी रण क्यों है खास। राजस्थान की राजनीति में दरबारी साजिश और पार्टियों के अंदर बगावत का इतिहास रहा है। 1980 के दशक में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हुए जो बारी बारी से पद पर रहे। उदाहरण के लिए राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को गांधी हाईकमान ने गुटबाजी को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उस समय राजस्थान कांग्रेस के अंदर खेमेबंदी में ब्राह्मण और जाट अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। 1990 के दशक में भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और बाद में वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के बीच आम सहमति बनी कि एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह को हवा नहीं देनी है। बीते साल की घटनाओं के बाद गहलोत राजस्थान की राजनीति के आला नेता के रूप में उभरे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण में भी महसूस की जा सकती है। गहलोत अपने अधिकांश विधायकों और मंत्रियों को बनाए रखने में भी कामयाब रहे हैं और संभवतः वो उन बचे हुए बीएसपी एवं निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिलवा ही देंगे जो उनके प्रति वफादार रहे हैं। और जब टिकट देने की बात सामने आई तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के समर्थकों का भी ख्याल रखा। दूसरी ओर यह कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री को नौकरशाही के माध्यम से अपनी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की भी छूट मिली है और पार्टी संगठन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये कल्याणकारी योजनाएं जैसे महंगाई राहत शिविर वोटर्स और गरीबों के बीच गहलोत के प्रति एक वर्ग में भरोसा बढ़ाती हैं। चुनाव अभियान में कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में और उनकी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को आगे रखकर ही चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे तगड़ा मुकाबला उन्हीं से है। बीजेपी की पहली सूची में कई सांसदों को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा जो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दूत के रूप में प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने का संदेश है। साफ है कि भाजपा राजस्थान चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल के रूप में लड़ रही है और पीएम मोदी एक व्यक्तिगत जनादेश की तलाश में है। भाजपा का चुनावी तर्क अपेक्षाकृत सरल है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने राजस्थान में 59% वोट हासिल किए थे। यह 2018 के राज्य चुनाव में उनके वोट शेयर में 20% अंक की वृद्धि थी। इसके अलावा मोदी की अपील उन निर्वाचन क्षेत्रों पर जबरदस्त असर डालती है जिन्हें लक्ष्य बनाकर भाजपा अभियान चला रही है। राजस्थान में राजपूत और बनिया को भाजपा का मतदाता माना जाता है, ठीक वैसे जैसे कि दलितों और मुसलमानों को कांग्रेस का मतदाता माना जाता है। स्विंग वोटर्स ब्राह्मण, जाट, ओबीसी और आदिवासी हैं। 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच इन मोदी समर्थक मतदाताओं के वोट शेयर में उछाल की तुलना करें तो ब्राह्मणों में 45% से 82%, जाटों में 26% से 85% और ओबीसी में 46% से 72%। इसी तरह आदिवासियों में 40% से 55%। इस प्रकार भले ही इस चुनाव में स्विंग बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन भाजपा को लगता है कि मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना ही फायदेमंद होगा। लेकिन क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी का नेतृत्व गहलोत के विपरीत भी है। ऐसा इसलिए कि मोदी ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास पर आधारित विकास एजेंडा पेश किया है, जबकि वेलफेयर से काफी हद तक बचते रहे हैं। भाजपा विधायकों और जनता के बीच वसुंधरा राजे के नेतृत्व के आकर्षण के बावजूद बहुत कम भाजपा नेताओं ने ही मोदी शाह पार्टी मशीनरी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ असहमति जताई है, जैसा कि हमने अपेक्षाकृत सुचारू टिकट वितरण में भी देखा है। राजस्थान चुनाव में 2 ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो अभी भी पलड़े को किसी भी तरफ झुका सकते हैं।
इन दो फैक्टर्स में पहला है तीसरे पक्षों का प्रदर्शन। बीएसपी कांग्रेस से महत्वपूर्ण दलित वोट ले सकता है, जबकि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भाजपा के जाट सपोर्ट बेस में कटौती कर सकती है। आखिरकार पिछले चुनाव में 40 सीटों का फैसला 3% से कम वोट के अंतर से हुआ था। बीटीबी भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकती है। तो दूसरा जाति जनगणना का एजेंडा। अगस्त में गहलोत ने एमबीसी के लिए 6% अतिरिक्त कोटा की घोषणा की। कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि राजस्थान जाति जनगणना का आदेश देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह मुद्दा ऊंची जातियों और जाटों के एक वर्ग को भाजपा की ओर से ओबीसी, दलित और आदिवासियों को कांग्रेस की तरफ धकेल सकता है। यह भी संभव है कि इसका दोनों में से किसी भी पर बहुत कम प्रभाव पड़े। निश्चित बात सिर्फ यही है कि चुनाव परिणाम राजस्थान की राजनीति को कार देने वाले खेल के मूलभूत नियमों पर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक असर डालेंगे। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति के गलियारों की वो बातें आपको बताने जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखते रहिए सच बेधड़क।